नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की एडवेंचर सर्वाइवल मूवी ट्रू स्पिरिट को। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है जेसिका वॉटसन नाम की एक लड़की की, जिसका बचपन से सपना सबसे कम उम्र में समंदर के रास्ते पूरी दुनिया घूमने की। जेसिका अपनी मॉम डैड, एक भाई और 2 बहन के साथ ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में पली बड़ी है। 12 की उम्र से उसने ठान ले ली थी, इसलिए वो 3 पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करने लगी ताकि वो 16 की होते ही सपनों की सफर पर निकल सके। लेकिन कहते हैं ना, सपनों को सच करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जेसिका के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बात हर वीडियो में कहना बुरा लगता है। आज आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जेसिका 16 साल की है और उसे एक ट्रायल रन के लिए सितंबर 2009 पैसिफिक ओशन पर भेजा जाता है। वो अपनी बोट में काफी खुश थी। कुछ देर बाद वो सो जाती है, तभी अचानक उसकी बोट किसी चीज से टकराती है और वो काफी डर जाती है। बाहर आके देखने पर पता चलता है कि उसकी टक्कर किसी कार्गो शिप से हुई है। दरअसल इस रूट से कोई कार्गो शिप नहीं गुजरता। मौसम की खराबी के कारण कार्गो शिप ने अपना रूट बदल लिया था, जिस वजह ये हादसा हुआ। इस हादसे में जेसिका की बोट को काफी नुकसान हुआ। ये बात जेसिका अपनी कोच बैन को बताती है। बैन उसे उसकी कोऑर्डिनेट मांगता है, यानी लोकेशन, लेकिन जेसिका अपनी कोऑर्डिनेट गलत बताती है। दरअसल जेसिका को डिस्लेक्सिया है। ये एक तरह की मेंटली डिसऑर्डर होता है, जिस वजह वो अपनी कोऑर्डिनेट बता नहीं पाती। बैन जेसिका के घर में जाता है, जहां हम जेसिका की पेरेंट्स को देखते हैं, जिनमें डैड रोजर, मॉम जूली और 3 भाई बहन एमिली, टॉम और हैना। बैन जेसिका के पेरेंट्स को उस कार्गो शिप से हुई हादसे के बारे में बताता है। ये सुन जेसिका के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। बैन ये भी कहता है कि जेसिका गलत कोऑर्डिनेट्स पर रही है। जेसिका के डैड उसे वापस लाने कोस्ट गार्ड को बुलाना चाहते थे, लेकिन बैन उन्हें रोकता है, क्योंकि मीडिया की नजर जेसिका पर है। सभी उसकी हार का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जेसिका अपनी बहन एमिली से बात करती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर जेसिका पहली बार बोट में जाने से डर रही थी। बाद में वो एमिली के साथ सेलिंग पर जाती है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर आए हुए थे। इनमें एथरटन नाम का एक जर्नलिस्ट, जो जेसिका की हार के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जेसिका की बोट को कोस्ट गार्ड की मदद से वापस लाया जाता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेसिका कहती है कि वो सबसे कम उम्र में दुनिया की चक्कर लगाने वाली यंगेस्ट पर्सन बनना चाहती है, वो भी बिना रुके और किसी की मदद लिए। साथ में ये भी कहती है कि वो अगले अक्टूबर में अपनी ट्रिप शुरू करेगी। इसके बाद जेसिका के बोट को देखते हैं, जो उस रात की टक्कर की वजह से काफी नुकसान हुआ है। बैन जेसिका से उसकी डिस्लेक्सिया पर बात करता है। वो कहता है कि अगर ये बीमारी उसके ऊपर हावी हो गया तो वो समंदर में खो भी सकती है। अब इनके पास बोट को ठीक करने का पैसा तक नहीं है। ये बात अब नेशनल न्यूज पर भी चलने लगी। सारे मीडिया जेसिका के खिलाफ है। मीडिया को लगता है कि एक 16 साल की लड़की क्या ही कर लेगी। इतना ही नहीं, ये लोग सोशल मीडिया पर जेसिका को समुद्री डाकू बुलाने लगे। ये देख वो काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है बोट की मरम्मत की और ना ही कोई स्पॉन्सर उसकी कॉल उठा रहा है। अपनी बेटी को दुखी देख जेसिका की मॉम उसके पास आते हैं और उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं, इंसान की पहचान बुरे वक्त में ही होते हैं। जूली को यकीन है जेसिका कर सकती है, क्योंकि जेसिका को बचपन में अपनी बीमारी की वजह से पढ़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन उसकी मॉम उसे नोटबुक पर मार्कर से मार्क करके पढ़ाते थे, ताकि जेसिका की फोकस उन कलरों पर रहे। अब अगले दिन बैन जेसिका को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है, जहाँ बहुत सारे नए बूट होते हैं। वो नया बूट लेने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी बूट को अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन बाद में वो देखती है कि उसकी बूट की मरम्मत किया जा रहा है, और जो इस मरम्मत का काम कर रहे हैं ये लोग जेसिका के बड़े फैन हैं। अब बूट एकदम नया जैसा हो जाता है और इस बूट का नाम पिंक रखा जाता है। जेसिका बहुत खुश थी। अब रात का समय होता है। जेसिका उसकी बहन के साथ बैठी होती है, क्योंकि वो अगले दिन निकलने वाली है। एमिली उसे एक सरप्राइज देती है। दरअसल एमिली ने अपनी बहन के लिए इंटरनेट पर एक वेबसाइट बनाई थी, क्योंकि जेसिका ट्रिप पर जाकर जो कुछ भी शेयर करेगी वो सारे इस पेज में अपलोड होगी और लोग जेसिका को और भी जानेंगे। अब अगले दिन होता है। जेसिका आज अपने ट्रिप पर निकलने वाली है। जेसिका के जाने से सभी दुखी थे, साथ में खुश भी। बैन उसे एक चाकू देता है, क्योंकि इस
उस चाकू ने बेन की हिफाजत की जब वो व्हीसलिंग करता था। जेसिका सभी को बाय कहकर अपनी सपनों के सफर पर निकल जाती है और आज का दिन होता है 18 अक्टूबर 2009। जेसिका काफी खुश है। दूसरी तरफ जेसिका के डैड बेन को घर में ले आते हैं ताकि बेन यहाँ से जेसिका को ट्रैक कर सके। अब जेसिका को 3 दिन हो चुके हैं और अब वो पैसिफिक ओशन में अपने घर से 396 मील्स दूरी पर है। जेसिका घर में फोन करती है और ठीक ठाक अपनी कोऑर्डिनेट्स बताती है। इसके बाद वो ब्लॉग बनाती है जिसमें बोट के अंदर के सारी चीजें दिखाती है। जेसिका अपनी ब्लॉग में ये भी कहती है कि वो बिना रुके अगले 7 महीनों तक सफर करेगी और किसी पोर्ट पर रुक गई तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। जेसिका को अपने सफर में 12 दिन हो चुके हैं। समुंदर का नजारा लेते हुए आगे बढ़ रही है। वही दूसरी तरफ घर में सभी न्यूज देख रहे हैं। न्यूज में जेसिका को लेकर चर्चा चल रहा था। दूसरी तरफ जेसिका 33 दिन और घर से 4356 मील तय कर चुकी है। साथ ही में वो इक्वेटर पार कर चुकी है। इसी खुशी में उसके घर में एक चीयर्स पार्टी भी होती है। जेसिका अब साउथ पैसिफिक ओशन में पहुंचने वाली है। सुबह का मौसम देख जेसिका समझ जाती है कि कोई तूफान आने वाला है, इसलिए वो बेन को ये बात बताती है। बेन को भी ये बात पहले से पता था। वही मौजूद जेसिका के डैड और मॉम ये सुन के काफी डर जाते हैं। बेन जेसिका को एक सलाह देता है कि वो तूफान के समय बोट में रखी ड्रॉग छोड़ दे ताकि इसकी मदद से बोट तूफान से पीछे रहेगी। इससे वो बच सकती है। अब तूफान आने वाला था। जेसिका बेन के मुताबिक बोट की पाल को नीचे उतार देती है, लेकिन उसी बीच उसकी पैर फिसल जाती है, लेकिन वो अपनी शरीर पर लगाए हुए बेल्ट की वजह से बच जाती है। अब तूफान जेसिका के बोट को पूरी तरह से घेर चुकी थी, इसलिए जेसिका ड्रॉग को पानी में फेंकती है और अपनी केबिन में आ जाती है। अब अगले दिन होता है। बेन लैपटॉप की स्क्रीन में नजर टिकाए बैठा है और जेसिका के मॉम डैड काफी परेशान है। तभी जेसिका उन्हें कॉल करती है और पिछली रात के बारे में बताती है। साथ में वो बेन से भी बात करती है। अब जेसिका को 50 दिन हो चुके हैं और वो साउथ अमेरिका के करीब है। दूसरी तरफ बेन घर से बाहर आते ही मीडिया पिछली रात तूफान को लेके बेन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वही हैना एथरटन को एक वेबसाइट के बारे में बताती है। एथरटन लैपटॉप लेके उस साइट को खोलता है जिनमें उसे जेसिका की लाइव ब्लॉग चलते हुए देखता है। अब क्रिसमस का दिन होता है। जेसिका अपनी मॉम को बताती है कि वो भी अपनी डॉल के साथ पार्टी कर रही है। वही सब जेसिका को क्रिसमस विश करते हैं। अब उसे समंदर में 113 दिन हो चुके हैं और हवा ना होने की वजह से उसकी बोट एक जगह पर रुक जाती है। इसलिए जेसिका काफी परेशान है और बेन के साथ ठीक तरह से बात भी नहीं करती है। अब दिन बीतते गए। जेसिका को बिना हवा के 3 दिन एक जगह पर रुकना पड़ा। जेसिका के घर के लोग परेशान है क्योंकि वो किसी का भी कॉल नहीं उठा रही। बाद में वो बेन से बात करती है। बेन से उसे पता चलता है कि वो एक जगह पर नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रही है। इस बात पर बेन और जेसिका की बहस शुरू हो जाती है। जेसिका उसे उल्टा सीधा कह देती है, जिस वजह बेन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जेसिका को अब 7 दिन हो चुके, ना तो लहरें है और ना तो हवा, जिस वजह उसकी हौसला टूटने लगती है। लेकिन उसकी मॉम उसकी हौसला टूटने नहीं देते और उसे समझाते हैं कि हवा आज नहीं तो कल चले। इसके बाद वो केबिन में आती है और एक ब्लॉग बनाती है। ब्लॉग में वो बेन की जिक्र करती है कि वो उसका कोच नहीं बल्कि एक दोस्त है। दूसरी तरफ बेन ये सब कुछ सुन रहा था। इतना ही नहीं, एथरटन भी इस ब्लॉग को देख रहा था, जिसे देखने के बाद वो भी मन ही मन एग्री करता है कि हाँ वो सही है। एक रात बोट में अलार्म बजता है। जेसिका बाहर जाके देखती है कि हवा चलने लगी है, जिस वजह अब वो बहुत खुश है और फिर से अटलांटिक ओशन से बहना शुरू करती है और बहती हुई वो हॉबार्ट में एंटर करती है। टीवी में लगातार उसकी खबरें चल रही है। जेसिका अब अपने घर से 3040 माइल दूरी पर है। जेसिका देखती है उसकी बोट में पानी लीक हो रहा है। जेसिका उसकी रिपेयरिंग करती है क्योंकि ये सब बेन ने उसे सिखाया था। जेसिका अपनी बहन से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर मौसम के पॉडकास्ट पर जाती है और वो काफी घबरा जाती है। दूसरी तरफ बेन को भी इसके बारे में पता चल जाता है। जेसिका अपनी मॉम से बात करती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो पिछले तूफान से 5 गुना ज्यादा है। उसकी मॉम उसे पोर्ट पर रुक जाने को कहते हैं, लेकिन वो रुकने से मना करती है क्योंकि अब वो अपने सपनों के करीब है। तूफान के बारे में टीवी पर भी बताया जाता है कि क्या जेसिका इस चुनौती का सामना कर पाएगी। एमिली जेसिका से उसके पोस्ट की कमेंट पढ़ने को कहती है। जब वो उन कमेंट को देखती है उसे पता चलता है कि वो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है और ये देख जेसिका के अंदर और भी हिम्मत आ जाती है। इसके बाद वो एक मैप निकालती है और एक कैलकुलेशन
कैलकुलेशन लगाती है जिससे वो उस तूफान से तेज भागने की फैसला करती है, लेकिन बैन उसे ऐसा करने से मना करता है। बैन रोक का इस्तेमाल करने कहता है ताकि उसकी बोट स्टेबल रहे, लेकिन जेसिका का मानना है कि वो अगर लहरों के साथ बहेगी तभी वो बच पाएगी। लेकिन इस बात से बैन और उसकी मॉम बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके लिए आप जेसिका की सेफ्टी जरूरी है, इसलिए उसे रुक जाने को कहते हैं। लेकिन उसकी डैड उस पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो समंदर को अच्छी तरह से जानती है। अब जेसिका तैयार हो जाती है क्योंकि तूफान कुछ ही घंटों में थापा बोलने वाला है। घर में उसकी मॉम और सभी लोग उसके लिए काफी परेशान है। अब तूफान आ चुका है। जेसिका लहरों के साथ बहना शुरू करती है। केबिन में जेसिका खुद को बेड से बांध देती है। लहरों की टक्कर के वजह से उसे उल्टी होने लगती है। वो बड़े बड़े लहरों के साथ आगे बढ़ने लगी है और अब उसे समंदर में 201 दिन हो चुके हैं और वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर है। जेसिका देखती है कि उसके बोट में पानी आ रहा है, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकती। वो अपने घर में फोन करती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है ताकि उसकी ध्यान तूफान पर ना जाए, इसलिए सभी उसे कुछ ना कुछ सुनाकर डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान उसकी बोट एक बड़े लहरों के साथ टकराती है जिससे उसकी बोट पूरी तरह पलट जाती है और पानी के अंदर समा जाती है। उसकी बोट में और भी पानी आने लगे थे। जेसिका अपनी फैमिली की फोटो देखकर उन्हें याद करने लगती है। दूसरी तरफ उसके घर वाले उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उन सभी को लग रहा था कि शायद जेसिका अब मर चुकी है, जिससे उसकी मॉम रोने लगती है। तभी दूसरी तरफ जेसिका की बोट अचानक पानी से बाहर आता है। समंदर पूरा शांत हो चुका था। जेसिका घर में कॉल करती है और कहती है पिंक ने उसे बचा लिया। उसकी फोन पाकर सभी एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर आके मीडिया को इस बारे में बताते हैं कि जेसिका ने तूफान को पार कर लिया है और अब वो घर आ रही है। ये सुन मीडिया के लोग भी खुश हो जाते हैं। अब पूरे 210 दिन समंदर में सेलिंग करने के बाद वो 15 मई 2010 अपनी होम टाउन वापस आ रही है। बोट पर जेसिका के फैमिली के साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे। जेसिका बहुत खुश है। सभी उसकी हिम्मत का दाग देते हैं। बोट में पैर रखते ही वो अपनी पेरेंट्स के गले लगती है। सभी उसकी जीत के लिए तालियां बजा रहे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार उसे ऑस्ट्रेलिया न्यूएस्ट हीरो घोषित करता है। इसके बाद हमें ओरिजिनल जेसिका वाटसन को दिखाया जाता है जो कैसे समंदर में अपनी सेलिंग की थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आया होगा।